Okay, good morning, class. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स और सारी चीजें डिस्कस करी थी। और क्यों हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों हमारी वो बिजनेस का पार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग जो बात करते हैं किसी भी चीज की स्कोप की, तो बेसिकली हम बात करते हैं कि वो जो भी थ्योरी है, वो जो भी पर्टिकुलर इवेंट है, उसका स्कोप कहाँ कहाँ हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम स्कोप की बात करते हैं तो वो और एलिमेंट्स सेम होते हैं, क्योंकि हम जहां जहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एप्लीकेबल करते हैं वो उन्हीं से मिलके फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कोप और एलिमेंट्स की। तो इनके केस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में, ये दोनों चीजें सेम होंगी। अगर स्कोप आता है लिखने में और एलिमेंट्स आते हैं लिखने में, ठीक है, तो आप दोनों कॉमनली लिख सकते हैं। हाँ, एक डॉक्टर एस सी सक्सेना साहब है जिन्होंने 5A स्कोप दिए थे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं एलिमेंट्स के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले में जिसमें हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो बेसिकली जो भी पैसा या जो भी मनी हम अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं, तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम करेक्ट तरीके से लगाएं, करेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर हमने अपने रुपये की वैल्यू नहीं समझी तो फ्यूचर में हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, या हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सारी और चीजों का। जैसे नोकिया ने, नोकिया अभी मार्केट में बिल्कुल आउट हो गया है, बिल्कुल अब वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह की बना रहा है और मार्केट में अपडेट होके अपने प्रोडक्ट्स ला रहा है। तो अगर उन्होंने सही टाइम पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया होता तो उनका इन्वेस्टमेंट उनको अभी बहुत सारे रिफंड्स दे रहा होता, बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा होता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें किस पार्ट में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर बात करी गई है, पहली जो बात करी गई है, बात करी गई है कैपिटल बजटिंग। ठीक, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कैपिटल बजटिंग, यानी हम अपनी कैपिटल, जो हमने कैपिटल लाए हैं, हम जो हमने फंड रेज किया है, वो जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू वो फंड रेज किया है, चाहे वो शेयर्स के थ्रू, चाहे वो लोन लिए हो हमने। ठीक, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने कैपिटल को बनाते हैं। ठीक है, अब हम उस कैपिटल को, जैसे मम्मी लोग करती है ना कि घर का उन्होंने बजट बनाया, उन्होंने बोला कि हर महीने हमारे पूरे घर में जो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सारी चीजें उन्होंने ओवरऑल टोटल करा और उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो घर का पूरा खर्च है वो 20,000 रुपीज है। ठीक है, हमारे बच्चों की फीस है और सारी चीजें उन्होंने ओवरऑल टोटल कर ली है। अब वो ये भी तो देखेंगे कि ये 20,000 रुपए अगर हमारे जो खर्च हो रहे हैं, हम इन 20,000 को कहाँ से एक्वायर करेंगे, यानी वो कहाँ कहाँ से वो 20,000 रुपीज हमारे आ रहे हैं। ठीक है, सैलरी से आ रहे हैं या हम ट्यूशंस पढ़ाते हैं उससे आ रहे हैं, तो ये पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा। और हमको क्या, हम ये 20,000 तो हमारे मिनिमम है जिस जिस अलग अलग क्राइटेरिया में हमें खर्च करने हैं। ठीक, तो सेम क्या करते हैं बिजनेसमैन भी, ये ध्यान रखते हैं कि हमें ये जो कैपिटल अलॉट हुई है, जो कैपिटल हमने इकट्ठा करी है शेयर डिबेंचर लोन से, ये हम क्या सही जगह खर्च कर रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं। तो हम बजट बनाते हैं। बजट में जैसे हम, हो सकता है हमने रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लिया कि भाई हमें इतना रॉ मटेरियल तो खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि अगर हम इतना रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो हमें ये पता है भाई हमें इतने टन ये रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई पैकेजिंग चाहिए, हमें पैकेजिंग के लिए इतना मटेरियल चाहिए और इन सब चीजों के लिए चाहिए। फिर हमने देखा कि हमें लॉजिस्टिक्स भी चाहिए। कई बार होता है लोग लॉजिस्टिक्स के लिए दूसरी कंपनीज को हायर कर लेते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हायर कर लेते हैं,
कि भाई लॉजिस्टिक्स हम नहीं देख पाएंगे, ऐसा करते हैं हम किसी कंपनी को दे देते हैं। ठीक, तो हमने अपने इस जो बजट हमने बनाया है वो बजट हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो हो गया, सारी चीजें हमने मैन्युफैक्चरिंग में देख ली। इस मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी हम अपना बजट और जगह भी एलोकेट करते हैं, हमने कुछ अपना पैसा बचा के भी रखा है, कुछ हमने फ्यूचर के लिए भी रखा है। तो हम अपने बजट जब भी बनाएंगे ना, उस बजट में हर एक पैरामीटर को हम ध्यान रख के रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट के पहले पार्ट की बात। दूसरा पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हमने क्या किया, बजट बना दिया, वर्किंग कैपिटल उसमें एक पार्ट है वर्किंग कैपिटल, जैसा उसके नाम से पता चल रहे हैं कि हमें ऐसी कैपिटल की भी जरूरत होती है जो हमारे हमारे लिए डेली रूटीन की चीजें हैं, उनमें जो डेली हमारे प्रोसेसेस हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, उसमें कुछ पैसा हमारा पाइपलाइन में भी रहता है। यानी जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं, और जब हमारे पास वो प्रोडक्ट बिकता है, बिकने के बाद वापस आता है, ठीक है, तो वो भी एक चीज है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उस उन चीजों, वो जो इतना पैसा पाइपलाइन में है, हमें उतना पैसा हमेशा लिक्विड उतना हमेशा बना के रखना है। हम उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते। तो हमें उसका भी इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि वो उतना पैसा हमारा पाइपलाइन में रहेगा, उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें एक्स्ट्रा भी पैसा चाहिए। ठीक, तो हमें ये देखना चाहिए ध्यान से कि हमारी वर्किंग कैपिटल में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उतना वर्दी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हम बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारा सामान बना रहे हैं और बिक नहीं रहा है उतना। तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में पहली चीज आ गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे आप समझ, कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज हम परचेज कर रहे हैं उसकी एक मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक, यहाँ पे हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं, यानी हमने अपनी बिजनेस में 100 रुपीज लगाए। ठीक, तो वो 100 रुपीज, वो कॉस्टिंग हो गई कि हमने 100 रुपीज लगाए हैं, तो वो हमें वापस भी तो मिलने चाहिए, 100 रुपीज तो हमारी कॉस्ट हो गई। ठीक, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे कैसे कि ज्यादा से ज्यादा हमें रिवर्ट आ जाए, यानी हमने 100 रुपीज लगाए थे और हमें उससे ज्यादा मिल जाए। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अब दूसरी चीज हमें फाइनेंसिंग में ये देखनी है कि हम अपना जो कैपिटल है उसको कैसे स्ट्रक्चर करें, किस तरीके से हम अपनी कैपिटल की स्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रक्चर बनाने में हम बहुत सारे जैसे छोटे छोटे पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पिलर्स, रूफ, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाने में। सेम ऐसी हम कैपिटल का भी स्ट्रक्चर बनाने में यूज करते हैं। कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यूज किसको करते हैं, हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, हम बात करते हैं डिवेंचर होल्डर्स की, हम बात करते हैं लोन्स की। लोन्स में दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो विद इन अ ईयर के होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो 5 ईयर 10 ईयर ऐसे हो रहते हैं। ठीक, तो ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, ये पार्ट्स हो गए किसके, ये पार्ट्स हो गए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के। यानी इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें तैयार करना है जिससे हमारी जो स्ट्रक्चर हो वो बहुत मजबूत हो। ठीक है, और अच्छी तरीके से काम करे। थर्ड चीज हम लोग इसमें बात कर रहे हैं लीवरेज की। ठीक है, तो लीवरेज में हम लोग बात करते हैं जब हम गियर अप करते हैं, जब हम लिवर अप करते हैं, यानी हम चीजों को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि बहुत ज्यादा हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा डिवेंचर होल्डर्स भी नहीं होने चाहिए, हमें इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो हम ये तो हम लीवरेज में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, क्या हमारा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म का है। अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म का होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम डिबेंचर्स इशू कर दें, लोन ले लें। ठीक है, और अगर हमारा प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म का होता है तो हम सोचते हैं जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज से या हमारे पास जो खुद ही से पैसा आ जाए हम उसी को लगा लेते हैं, भाई हमें लोन लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया लिवरेज। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है डिविडेंड डिसीजन की। ठीक है, तो हम लोग जब डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं तो पहला हो गया डिविडेंड पॉलिसी। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, आप
रेगुलर डिविडेंड्स देते हो, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं डिविडेंड क्या होता है। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है उसके बोलते हैं डिविडेंड। ठीक। डिबेंचर्स पे जो दिया जाता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि वो लोन होते हैं। और जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, जो प्रॉफिट का पार्ट होता है। ओके। तो पहला तो हमारी क्या पॉलिसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हम अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट डिविडेंड में बांटते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स ही हमारी वर्थ है, यानी हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स का बेस है जो हमारी कंपनी में लगातार कई सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा और हमें अपनी डिविडेंड पॉलिसी उसी तरीके की स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ तो इक्विटीज बहुत कम है, हमारे यहाँ शेयर होल्डर्स बहुत कम है, हमारे यहाँ तो ज्यादातर डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो हमें डिविडेंड पॉलिसी अपनी उतनी स्ट्रांग बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें पता है बहुत कम लोग हैं, हमें सिर्फ इंटरेस्ट देना है। ठीक। तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करता, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज से ही हमारे पास पैसा आ जाता है, हम उन्हीं को शेयर्स बांट देते हैं। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बहुत जरूरी बात होती है कि वो अपने लॉयल शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके से जाने ना दें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए। ठीक। फिर दूसरा पार्ट डिविडेंड में दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग, यानी हम अपने प्रॉफिट का सारा पार्ट नहीं दे देंगे डिविडेंड में, सारा पार्ट हम अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटते हैं भाई, कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते हैं। अब वो जो हम अपने लिए बचा के रखते हैं, इससे हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को बड़ा करते हैं, बहुत एसेट्स खरीदते हैं। ठीक है, अपनी नई छोटी छोटी और सिस्टर कंसर्न कंपनीज खोलते हैं, ब्रांचेस खोलते हैं, नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस रिटेन अर्निंग का हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गए हम लोगों ने एक जो होता है ना कि टेक्निकल वे में या कहा जाए फंक्शनिंग के तरीके से हम लोगों ने ये समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट के अंदर किस चीज का ध्यान रखना है, कौन से फंक्शंस हैं जिनका ध्यान रखना है, फाइनेंसिंग के अंदर हमें कौन से फंक्शंस है जिनका ध्यान रखना है, और डिविडेंड डिसीजंस के अंदर हमें किन फंक्शंस का ध्यान रखना है। यही इसके ये दोनों कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के एलिमेंट्स कहे जा सकते हैं। फाइनेंसिंग के एलिमेंट्स ये तीन हैं, और डिविडेंड डिसीजन के एलिमेंट्स ये हैं। और ये जो तीनों डिसीजंस हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं। फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो अभी हम लोगों ने फंक्शनिंग के हिसाब से देख लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग क्या चीज किस चीज की बात करते हैं, कौन से फंक्शंस आते हैं। अब हम लोग थोड़े से लेमैन के टर्म में समझते हैं, आसानी से समझते हैं कि भाई ये क्या बात कही जा रही है इन्वेस्टमेंट पे। तो आप इसमें देख रहे हो यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक। यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तीन तरह के डिसीजंस होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला है व्हाट इज द ऑप्टिमल फर्म साइज। ठीक है, यहाँ पे बात करी जा रही है कि हमारा जो फर्म है वो फर्म का साइज कैसा है, यानी हमारी कंपनी का साइज कैसा है, बड़ी कंपनी है हमारी या छोटी कंपनी है हमारी, या हमारी कंपनी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसी हमारी कंपनी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात करी कि अगर हमारी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली हम लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स, 4-4 5-5 साल के प्रोजेक्ट्स ला रहे होंगे। और जब हम इतने लंबे प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो हमेशा हम लोन्स डिबेंचर्स इशू करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसके थ्रू हमें एक मिनिमम इंटरेस्ट देना पड़े। और क्योंकि टैक्स सिस्टम में गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप लोन लीजिए, लोन लीजिए और जो लोन का टैक्स होता है उसमें हम आपको छूट देंगे अगर आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिटेड हो सकता है। लेकिन तो कोई कैसी आपकी कंपनी का साइज है, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट स्पेसिफिक एसेट्स शुड बी एक्वायर्ड। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी जो हम पैसा अपना लगा रहे हैं, वो पैसा लगाने में हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हम कैसी एसेट्स खरीद रहे हैं। मान लीजिए हमने सोचा कि भाई ऐसा है
हमारे पास बहुत सारा पैसा भी बच गया है प्रॉफिट का, और हम ऐसा करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए यहीं पे घर बना देते हैं। ठीक है, तो आपने कोई असेसमेंट नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पास में से आते हैं जो, ठीक है, तो आपने कोई असेसमेंट नहीं किया, आपने उनके लिए घर बना दिया और वो वेस्ट हो गया। या आपने ऐसा सोचा भाई हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एम्बुलेंस खरीद लेते हैं। ठीक, आपने एक पहले से ही अपने यहाँ फर्स्ट एड रूम बनाया हुआ है, सब चीजें फैसिलिटीज हैं, लेकिन आपने बोला भाई हम एम्बुलेंस भी खरीद लेते हैं। ठीक, तो आप पहले ये तो देखिए कि आपके यहाँ ऐसी कोई चीजें हो रही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से बार बार आपको आपके जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। हाँ, या आपकी रीच बहुत दूर है, आप जब तक एम्बुलेंस को कॉल करते हो आपके पास तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, या आपके पास और कोई व्हीकल नहीं है, तो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम एसेट्स के बदले लाइबिलिटीज बढ़ा ले अपनी। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे हम लोगों ने कल शायद एक एग्जाम्पल की बात करी थी ना, वीडियोकॉन कंपनी की बात करी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा भाई हमारे ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम ऐसा करते हैं कि एक बहुत बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम एसेट्स बना रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, उस इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब उन्हीं के टेलीविजन नहीं बन पा रहे हैं, बल्कि दूसरी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टेलीविजन की। तो ये उनका जो कहा जाए कि डिसीजन था, ये गलत साबित हुआ। तो हमें बहुत सारे पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई भी एसेट्स जब खरीदें तो वो एसेट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो एसेट्स हमारी लायबिलिटी बन जाए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट एसेट्स शुड बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। ठीक, अब जब भी हम डिसीजन लेते हैं ना कि हमारी कंपनी में ये नहीं है और हम ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो जब हम बहुत सारी एसेट्स की बात करते हैं ना, अलग अलग एसेट्स की बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि कौन सी एसेट्स हमारे पास पहले हैं, उनसे काम चल सकता है। हमारे ऑफिस की कैब्स हैं, गाड़ियां हैं, हमारे पास पहले से ट्रक्स हैं, तो हम और नहीं खरीदेंगे। हमारे पास ऑफिस की बिल्डिंग खुद की है, ठीक है, छोटा पड़ रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग ले सकते हैं, वो फ्यूचर में हमारे लिए यूजफुल भी होगी। ठीक है, हम आगे उसमें और भी ऑफिस बना सकते हैं। तो हम कौन सी एसेट्स एक्वायर करें और कौन सी एसेट्स को एक्वायर ना करें, उन्हें हटा दें। ठीक, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो हम जब भी पैसा अपना डालते हैं तो हम इन इन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हैं और ध्यान रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। फाइनेंसिंग डिसीजन में बात करी जा रही है कि क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी की, जो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो यहाँ पर वही दिया गया है, एसेट्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, और जो हमारी फाइनेंस यानी लायबिलिटीज जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं बैलेंस शीट के। तो हमेशा हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारी दोनों साइड्स बराबर हों। ठीक, और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो एसेट्स हैं वो हमारी लायबिलिटीज से ज्यादा रहें, ताकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई इशू आता है, तो हमारी लायबिलिटीज हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हर फाइनेंस मैनेजर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे बात करी गई है व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक, बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल है, जो भी करंट एसेट्स हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारे पास कैसा बेस्ट फाइनेंसिंग है जिसको हम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अगर हमें कैश की नीड होती है तो हम किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। फिर हम इनका अच्छा सा मिक्स कैसे तैयार करें, यानी हमारे पास कैश एट बैंक, कैश इन हैंड या बिल्स रिसीवेबल, या और भी जितनी भी चीजें हैं, ये हम इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे अगर हमें तुरंत जरूरत पड़े लिक्विडिटी की तो हमारे पास हमारे खुद का कैश मौजूद हो। ठीक, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका एक अच्छा मिक्स होना चाहिए। हमारी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के सारे पार्ट्स होने ही चाहिए, क्योंकि करंट एसेट्स होता है जो विद इन अ ईयर आपको कैश में कन्वर्ट होना ही होना है। तो ये जितने ज्यादा होते हैं हमारे लिए उतने बेनिफिटेड होते हैं। हमें कभी कैश की बाहर से
पूर्ति नहीं करनी पड़ती है, बाहर से हमें कैश नहीं लाना पड़ता है। हमारी कंपनी में खुद का ही कैश रहता है जो हमें टाइम टू टाइम हमें अपनी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए चाहिए होता है, और हम उसे अपनी लायबिलिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, हमारा ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ये रेशियो एनालिसिस का पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है। जैसे हम लोग डेट और इक्विटी रेशियो इस्तेमाल करते हैं डिवेंचर्स और इक्विटीज जानने के लिए, उसी तरीके है ये भी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी सबसे बेस्ट रखें कैसे। अगर हमारी कंपनी में हमने बात करी कि हमारे यहाँ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी कैटेगरीज क्या है, प्रेफरेंशियल हैं, इक्विटी हैं, किस कैटेगरी के हैं, वोटिंग राइट्स वाले हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड इशू करना है। ठीक है, कितना करना है, कितने कितने साल में करना है, उनकी मीटिंग्स कब करनी है। ठीक है, उनको अपनी चीजों से अवेयर रखना है, क्योंकि अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को अवेयर नहीं रखेंगे अपने प्रॉफिट से, तो उनका ट्रस्ट खत्म होता जाता है। ठीक है, तो हमें अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, और हम अपनी पॉलिसी अच्छी से अच्छी बनानी पड़ती है। फिर लास्ट हम लोगों ने पॉइंट पे बात करी है, हाउ विल द फंड्स बी फिजिकली एक्वायर्ड। ठीक है, अब क्या है कि हमने बात तो करी कि हम यहाँ से इतना फंड ले लेंगे। हाँ, हम लोगों ने बात करी, हम ऐसा करते हैं, हम बैंक से ले लेंगे 5 लाख का लोन, और हमारे पास शेयर होल्डर से इतना है और डिवेंचर होल्डर से इतना है, और हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअली में लोन लेने जाते हैं तो हमने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत इश्यूज हैं, ये तो ये भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये तो वो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ठीक, तो फिजिकली अगर हम एक्वायर करने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों को फेस करना है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए आप हायर एजुकेशन के लिए आपने सोचा कि आप लोन ले लोगे। ठीक, आपने सोचा कि आप आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और आप लोन लोगे, तो आप बैंक गए, आपने लोन के लिए एप्लीकेशन भरा और प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो बैंक वाले ये तो पूछेंगे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कितनी फीस है उसकी, हॉस्टल का कितना पैसा है, आपका एडमिशन हो गया है कि नहीं, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा आपको लोन तो तभी मिलेगा ना। ठीक है, उससे पहले कैसे लोन दे देंगे। तो यानी ये सारी चीजें क्या हो गई, जब फिजिकली हम जाकर उस चीज को एक्वायर करते हैं तो वो कितनी इजीली हमें एक्वायर हो पा रही है, हमारे पास उसके सारे पैरामीटर्स पूरे हैं या नहीं है, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उन्हीं सब चीजों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली फाइनेंशियल डिसीजन की। थर्ड हम लोग बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में दो चीजें होती हैं, जैसा हम लोगों ने अभी ऊपर बात करी थी। पहला है रिटेन रिटेन अर्निंग, यानी हमें कितना पैसा बचा के रखना है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, एक्टिविटीज के लिए कितना पैसा हमें आगे बचा के रखना है। और दूसरी चीज है डिविडेंड्स, यानी हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा डिविडेंड के तौर पे देंगे। तो ये दोनों दो पॉइंट जो हैं ये आते हैं हमारे डिविडेंड डिसीजन में। तो यहां तक तो हम लोगों ने बात कर ली एलिमेंट्स की और स्कोप की, लेकिन स्कोप को एक पैरामीटर पे और क्लैरिफाई करने के लिए डॉक्टर एस सी सक्सेना साहब ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इनको बोला जाता है 5 A's, क्योंकि सारी चीजें ए से दी हुई हैं, उन्होंने 5 A's बनाए हैं ताकि जो स्कोप है उसको हम थोड़ा और ब्रॉडर वे में समझ सके। तो इन्होंने बात करी है, पहला ए, इन्होंने बोला है एंटिसिपेशन, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो हम ये जान लें, एंटिसिपेट कर लें, अनुमान लगा लें, एस्टिमेट कर लें कि हमें कितने कॉस्ट की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, कितने फाइनेंस की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि किसी की बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, तो हम लोग पहले ये तो जान लें कि हमें कितना पैसा चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तो हम ये बांट पाएंगे ना कि 5 फ्रेंड्स हैं, पांचों से 100 ले लेंगे तो हमारे 500 हो जाएंगे, हमारा काम 500 में हो जाएगा। तो पहली चीज क्या उन्होंने बोली, एंटिसिपेशन बहुत जरूरी है।
फिर सेकंड इन्होंने बोला एक्विजिशन। सेकंड चीज में ये बात कर रहे हैं कि वो फंड्स जो आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ से आएंगे। जैसे हम लोगों ने बात करी कि हम सारी चीजें कहाँ से लेंगे, हम सारी की सारी ले रहे हैं शेयर होल्डर से, या हम सारा का सारा ले रहे हैं डिवेंचर होल्डर से। तो क्या ये सही है? हमें वो जो भी फाइनेंस इकट्ठा करना है उसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स की बात करें ना, तो हम लोगों के पास क्या हम सारा का सारा अपना पॉकेट मनी खर्च कर देंगे, या कुछ हमारे पास पहले से भी होंगे हम वो खर्च करेंगे। भाई हमें ये सोचना पड़ता है, तो हम कहाँ से एक्वायर करेंगे वो फंड्स, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज उन्होंने बात करी है एलोकेशन की। अब ये जो फंड हमने इकट्ठा किया है, ये हम इसको एलोकेट कहाँ करेंगे। जैसे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए हम कर रहे हैं, तो हम इसको कहाँ कहाँ एलोकेट कर रहे हैं। हमने बलून्स खरीदे, हमने केक खरीदा है, हमने गिफ्ट खरीदा है, ठीक है, फिर कुछ स्नैक्स भी खरीदे हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, एलोकेशन हो गया। उन 500 रुपीज का एलोकेशन हो गया कि हम किन किन पार्ट्स में उसको एलोकेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक। सेम इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। वो फंड हम अलग अलग जगह एलोकेट करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल के लिए, कुछ पैकेजिंग के लिए, कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एलोकेशन कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमने जो भी एलोकेशन किया है, जो भी एक्वायर किया है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। यानी हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सही है या नहीं है, ठीक है। हमें इसका भी ध्यान रखना है। पता चला हमने कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि वो सही चीज है, रजिस्टर्ड है, जहां भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। फिर उन्होंने लास्ट एक की बात करी है, असेसमेंट। असेसमेंट में लिखा है अकाउंटेबिलिटी। जब हम असेसमेंट करते हैं इन सारी चीजों का, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कहाँ पर हम और एफर्ट्स डाल सकते हैं, या कहाँ पर हमें अभी भी हम काफी दूर हैं अपनी चीजों से, ठीक। तो हमें ये असेसमेंट के थ्रू ही पता चलता है, कहाँ पर उन अलग अलग लूप होल्स का पता चलता है जब हम असेसमेंट करते हैं। तो एग्जाम में अगर स्कोप और एलिमेंट्स मेंशन करने को आता है, तो अगर आप ये स्कोप मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि अलग से इन्होंने डॉक्टर एस सी सक्सेना जी ने जो स्कोप्स दिए हैं, आसान है, 5A है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का, जानने का, सीखने का क्या एम है। भाई इतनी हम लोगों ने इतनी सारी फाइनेंस की बातें करी, लेकिन वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं, और हमारे बिजनेस के लिए कितने जरूरी हैं। तो यहाँ पर बात करी जा रही है सबसे पहले, पहला है टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास जो फाइनेंस है उसकी रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई बनी रहे, ताकि हमारा बिजनेस कहीं पे रुके ना। मान लीजिए हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, पैकेजिंग के लिए सब चीजें कर रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस रख रहे हैं, तो हमें रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स चाहिए। अगर रेगुलर नहीं होगा तो रुक जाएगा। जैसे अभी लॉकडाउन में हम लोग देख रहे हैं ना कि रेगुलरिटी रुक गई है, तो बहुत जगह क्या हो रहा है कि अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि फंड्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट बोला गया है टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स। सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं अच्छे रिटर्न्स की। क्योंकि अगर हमारी कंपनी रिटर्न्स पे काम नहीं करेगी, हमारी कंपनी में रिटर्न्स नहीं आएंगे, तो हमारे शेयर होल्डर्स हमें छोड़ के चले जाएंगे। भाई शेयर होल्डर्स तो तभी तक साथ हैं जब तक उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर्स तो है नहीं। क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को तो परमानेंट इंटरेस्ट हमें देना ही होता है। तो शेयर होल्डर्स तो कहेंगे भाई इनकी कंपनी में तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, हम क्यों इस कंपनी का पार्ट बने। तो वो धीरे धीरे करके दूसरी जो कंपनी है, जिनकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, जिनका मार्केट प्राइस अच्छा है, हम वहां पर स्विच कर जाएंगे। तो भाई हमें बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर हमें शेयर डिवेंचर्स इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर की अच्छी नॉलेज है,
तभी हम रिटर्न्स अर्न कर पाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन। अब हम लोगों ने जो फंड्स एक्वायर करें हम उन्हें यूटिलाइज भी अच्छी तरीके से करें। सारा का सारा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के चक्कर में हमने सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट दिया। ये भी हमारे लिए अच्छा थोड़ा ना है, हमने फ्यूचर के लिए कुछ सेव ही नहीं किया। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने फंड्स को बेटर से बेटर तरीके से यूज करें। फोर्थ पॉइंट है टू एंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब हम जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा अपना अलग अलग जगह लगा रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, वो सही जगह लगाएं। जैसे हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल की बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे टाटा कंपनी है, ऑब्वियसली वो अपने आप में बड़ी कंपनी है, लेकिन तब भी वो कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक, ताकि उनका उतने अमाउंट की सेफ्टी हो सके, उनको रिटर्न्स अच्छे मिल सके। जैसे उन्होंने अन अकेडमी या बायजूस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये क्या है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है, ताकि हमें रिटर्न्स आते रहें। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। और हमें ये भी देखना है कि हमारा जो डेट और इक्विटी है, इसके बीच में एक ऐसा बैलेंस हम बना के रखें जिससे क्या हो, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत बेटर तरीके से परफॉर्मेंस करे और हमें खूब सारा रिटर्न दे। ठीक है, तो क्लास ये यहीं तक रखते हैं और थैंक यू। और किसी को ऊपर से यहाँ जितने भी टॉपिक्स अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, किसी को भी कोई ऐसी पॉइंट जो ना क्लियर हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लास किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपने लेक्चर वाइंड अप करते हैं। क्लास अपनी अटेंडेंस अपनी चैट बॉक्स में दे दीजिएगा सब लोग। क्लास अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।